वालेकुम Okay. सलाम। Okay. So, first of all, Sir Hashir, do you want to present जो आपने कल बताया था अपना कि आपने ट्राई किया था MySQL से? Yep, I'll Okay, surely are you do that. ready for that? Okay. So, we can make you co-host. You can share your screen. Are you there? Okay, can you like see my screen or not? Yes, yes, it is visible. Okay, so तो एसक्यूएल में माई में ये होता है कि हमारे पास अब जो मैं डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो ये है जैम्प है, ठीक है। अब जैम्प हम जो है ना पीएचपी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मेरे पास ये बना हुआ है टेबल, जैसे मैंने बनाया हुआ है टेबल। अब ये मेरे पास टीबीएल पेशेंट्स का टेबल है, ठीक है। तो अब मैं जिस तरह हमने जो है ना वो जो डॉट एसक्यूएल लाइट का टेबल था उसको जिस तरह हमने यहाँ पे डाउनलोड करके करा दिया था इंपोर्ट, और उसका डेटा फैच कर रहे थे, हम इसमें इस तरह नहीं कर सकते। हमने इसमें दूसरा फॉर्मेट यूज़ करना होगा, जैसे ये वाला। जैसे हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं, अगर किसी ने किया है काम तो डेटाबेस को हम कनेक्ट करवाने के लिए ये करते थे। ये यूजर ने मैंने लिया, और अगर आपके पास है पेड मतलब पासवर्ड वगैरह दो ला सकते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ तो इसमें रूट नाम होता है और ये पासवर्ड मतलब एम्प्टी छोड़ना होता है। तो जो इसका फंक्शन है ना, मेन फंक्शन उसका ये है क्रिएट इंजन का। तो मैं फिलहाल एसक्यूएल केमी यूज़ कर रहा हूँ इसमें। लेकिन इसका जो है ना, फिलहाल हम एसक्यूएल केमी यूज़ करेंगे, इससे अगले में हम जो है ना माई एसक्यूएल कनेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन काम दोनों का सेम ही है एक तरह से। एसक्यूएल केमी ये फीचर में प्रोवाइड करता है कि आप माई एसक्यूएल को भी कनेक्ट करवा सकते हैं डेटाबेस को। अब जैसे मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, पी आई डी आना चाहिए और पी नेम आना चाहिए। कहाँ से? टीबीएल पेशेंट से। मेरा डेटाबेस नेम है अपॉइंटिफाई, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ जरा, टीबीएल पेशेंट देखता हूँ क्या है मेरे पास। पी आई डी, पी नेम, यहाँ तलहा तलहा और हाशिर, ये दो चीज़ें आनी चाहिए हाँ, मेरे पास। आपकी सिर्फ जुपिटर नोटबुक शो हो रही है। अगर आप कुछ और भी साथ टेबल वगैरह शो करवा रहे हैं तो हमें शो नहीं हो रहा। वेट अ मिनट। जुपिटर नोटबुक शो हो रही है आपका कोड। यहाँ पर ओवरऑल स्क्रीन मैंने शेयर करनी थी, बट सिर्फ जुपिटर नोटबुक हो रही है। तो आप लोगों को डेटाबेस अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ जी, अब दिख रहा है। यस। अच्छा, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट का डेटाबेस हमारे पास है, और इसमें देखें जैसे टीबीएल पेशेंट्स हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फिलहाल ये टेबल है पूरा, जिसमें पी आई डी, पी नेम और पी कॉन्टैक्ट वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस कोड के अंदर ना हम इसमें से दो चीज़ें फैच करा रहे हैं फिलहाल, पी आई डी और पी नेम, टीबीएल पेशेंट्स में से। तो इसमें मैंने एक और चीज़ लगाई कि अगर कोई एरर आता है ना तो मेरे पास वो भी प्रिंट हो जाएगा फिलहाल। लेकिन फिलहाल ये कोड सही लिखा हुआ है तो इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए।
तो इसमें मेन चीज़ ये है कि हम बस ये यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने एसक्यूएल केमी से ही उठाया हुआ है। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ ना, तो मेरे पास ये देखें, PID 589 और तलहा तलहा हाशिर, जो कि मेरे पास यहाँ था 589 तलहा तलहा हाशिर। तो इस तरह मेरे पास इसका डेटा फैच होके आ रहा है। तो मैंने ये क्यूरी यहाँ पे रन की है, ये भी MySQL की क्यूरी है, और इस डेटाबेस से हमने इसको कनेक्ट कराया हुआ था। ये लोकल होस्ट है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कनेक्ट कराया हुआ है। ये जैम्प है हमारे पास, ठीक है। ये इसकी आप पोर्ट देख रहे हैं, 3306। इस पोर्ट के थ्रू ये कनेक्ट हुआ है मेरे पास, देखिए, ये 3306। ये आप लोग भी कर सकते हैं अपने वहाँ पे। अच्छा, अब मेरे पास एक पैकेज मैंने ये यूज़ किया, SQL Alchemy का, ठीक है। इससे मैंने कर लिया। अच्छा, इसका अपना पैकेज भी आता है। जैसे मैंने अब यहाँ पे पाई MySQL यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम काम हो रहा है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक मैं नया डेटा इंपोर्ट करा रहा हूँ, इंसर्ट करा रहा हूँ ना इसके अंदर। तो ये जब इंसर्ट हो जाएगा तो फिर मेरे पास ये प्रिंट होना चाहिए। अगर कोई एरर आता है मेरे पास एरर आ जानी चाहिए, और एंड में कनेक्शन भी यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैं पाया मैं इसको यूज़ करूँ, काम लेकिन सेम है। काम कनेक्ट कराना ही है वहाँ पे। अगर मैं आपको शो करूँ, लेट्स से फरहान नाम मैंने दिया हुआ है, 10 ID दी हुई है। फरहान नाम से मेरे पास कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे 3 है मेरे पास, फरहान नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू TBL पेशेंट्स। अगर मैं यहाँ इसको रिलोड करता हूँ, और जैसे आप देख सकते हैं फरहान यहाँ पे रिलोड होके आ गया। मैंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, सारा काम मेरा पाइथन के कोड में हुआ, जुपिटर नोटबुक के कोड में हो गया, और डेटा मेरे पास इंसर्ट हो गया। इसी तरह सेम काम है पाइप। अच्छा, इसके एक और लाइब्रेरी भी आती है, MySQL कनेक्टर आता है जिससे हम कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन काम सेम है, तो फिर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें, ये रहा मेरा डेटाबेस, इसके अंदर ये सारे टेबल्स हैं, ठीक है। ये सारे टेबल्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पर मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ। अच्छा, नया टेबल आ गया मेरे पास, एम्प्लॉय के नाम से होगा नया टेबल, ठीक है। तो फिलहाल आप देखें, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम से मेरा कोई टेबल नहीं है, और उसमें ये सर डेटा भी। सर ये जो यस। आप कोड कोड जो बता रहे हैं, ऊपर जी कीजिएगा जी, थोड़ा सा। ऊपर थोड़ा के सा दो। हाँ, इधर इधर इंपोर्ट करने जी के जी। बाद ठीक है, इधर ठीक है। आप यूजर नेम दे रहे हैं, पासवर्ड आपने कहा था छोड़ है, और ये होस्ट पोर्ट डेटाबेस नेम, ये क्या चीज़ें हैं ये? इसकी बात कर रहे हो आप? जी जी। ये डेटाबेस अपॉइंटिफाई, ये इसका नाम है। ये देखो आप, ये नाम है, आप ये लिखा हुआ। ये मैंने नाम इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये डेटाबेस आपने सेलेक्ट करना है फिलहाल के लिए। ये ऑनलाइन डाटा पड़ा है? ये सारा डेटा हमारे लोकल होस्ट में पड़ा होता है। मतलब ये मैंने बनाया, पूरी वेबसाइट के लिए बनाया था, जो कि मैं अभी फिलहाल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना अलग से बना सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो डाटा है ये आपके सेटअप में जो है वो आपके पीसी में जो है डाउनलोड हुआ हम्म। पड़ा हुआ है, एम आई राइट? ये ये डाउनलोड नहीं हुआ हुआ, ये समझो ऑनलाइन पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्शन को स्टॉप कर दूँ ना, अगर मैं यहाँ पे, तो ये कोड एरर देगा, फिर मेरे पास कोड नहीं चलेगा, मेरे पास फैच भी नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई जैम्प कनेक्ट ही नहीं हुआ हुआ। देखो, ये जैम्प ने कनेक्ट किया हुआ है इसमें, यहाँ पे ये पोर्ट लगा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं इसको MySQL को बंद कर दूँ ना ऐसे, तो फिर वो डेटाबेस एरर, ये कोड एरर शो करेगा। वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, एरर दिखा दूंगा एंड में। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था कि हम नया टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपके सामने इंसर्ट इंसर्ट भी कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। एम्प्लॉइज के नाम से कोई टेबल नहीं है हमारे पास। ये टेबल हैज बीन क्रिएटेड, ये तो मैंने प्रिंट कराया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेबल बना है नहीं बना। क्वान्टिफाई के अंदर एम्प्लॉइज ये बना हुआ, ये देखो, ये पूरा एक नया टेबल बन गया यहाँ पे। तो इसमें हम बस रियल टाइम काम कर रहे होते हैं बस। और अच्छा, ये जो लास्ट चीज़ है। अच्छा, इसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा फैच हो रहा है, जो हमने अभी ऊपर बनाया था। ये भी फैच होके आ गया हमारे पास, जो अभी अभी हमने बनाया, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह हमने पहले काम किया था ना स्किल लाइट में, हमने उसे कनेक्ट करवाया था। तो यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उसकी वजह मैं आपको को एरर दिखाता हूँ, मैं अभी यहाँ पर इसको जरा।
यहाँ पर जो देखो कुछ इसके फंक्शन होते हैं ना, जैसे ऑल्टर के फंक्शन हो गया, तो ऑल्टर के फंक्शन इधर डिफाइन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हम जिस तरह माई एसक्यूएल लाइट को और एसक्यूएल को इन फाइल को जिस तरह हम करवा सकते हैं, कनेक्ट इधर से करवा के और डायरेक्ट इनका डेटा सर्च कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में ये काम नहीं कर सकते। उस दिन एक क्वेश्चन आया था तो इस वजह से हमने सोचा इसका जवाब दे दें। अच्छा, मैं एक लास्ट चीज बताना चाह रहा था बस, ये जैसे ये है, अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ दोनों को, ठीक है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब लेट्स से मैं डेटा फैच कराया था यहाँ से, ये देखो एरर देख रहे हैं आप। माई एसक्यूएल कैन कनेक्ट टू द सर्वर और लोकल, ये बता रहे हैं कि भाई आपका जो सर्वर है वो कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो इसमें आपको काम करने के लिए सर्वर कनेक्ट करना पड़ता है, बस मेन चीज़ ये है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और वी स्टार्ट द क्लास। और आपने बताया कि इसमें काम करने के लिए हमें सर्वर कॉन्टैक्ट कनेक्ट करना पड़ता है। सर्वर एक बार फिर दिखाइएगा। चाहिए सर्वर, आप इसको ना डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। इंटरनेट पर आप लिखोगे जैम्प डाउनलोड, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक। चलिए ठीक। ठीक है, इसको थैंक यू मिस। इसको इसको डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीजर काइंड अगर आप दोबारा बता देंगे, और यानी कि स्टेप बाय स्टेप। ये डाउनलोड हो गया एक। फिर अच्छा, ऐसे करते हैं, अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैं स्लैक में ना जो ना इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दूंगा। अब क्लास का टाइम ज़ाया होगा फिलहाल। चलिए ठीक। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच सर हाशिर, इट इज़ रियली लाइक बहुत ज़्यादा मुझे भी सीखने का मौका मिला इससे। इनफैक्ट जैम्प और ये जो PHP से आपने यूज़ किया है इसको, इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। सो आई थिंक ये पार्टिसिपेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। सर आदिल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी सर, आसिफ के लिए क्वेश्चन था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर माई स्किल जो हम उस पर करते हैं, मेरे पास जेम नहीं है अभी, लेकिन मैं माई स्किल पे इस तरह डेटा बेसिस बनाता हूँ और वो करता हूँ, इधर है ना माई स्किल में वो टेबल्स वगैरह बनाता हूँ, तो इसके लिए भी पाइथन, उसको पाइथन में खोलने के लिए भी मुझे जेम करना पड़ेगा कि या वैसे ही होता होगा? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैम्प के थ्रू ही करो। मैं फिलहाल जैम्प यूज़ कर रहा था, मैंने जैम्प यूज़ किया। अगर आप माइस्क्वेल वर्क बेंच यूज़ कर रहे हो या सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आप उधर से भी कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि उसको आपने बताना है कि ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरी पोर्ट है और ये डेटाबेस का नाम है। मेन जो चीज़, उसके चार कंपोनेंट्स है ना, वो आपको बताने होते हैं। तो उसका जो कनेक्ट का जो फंक्शन होता है, आपने बस उसको ये बताना है कि भाई ये चार चीज़ें हैं और आप इसके थ्रू से कनेक्ट करवा दो। सिंपल ये चीज़ है बस। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, सो बेसिकली एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड कि ये एक कहने के एक सर्वर लाइक आप कनेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन जो डेटाबेस पड़ा हुआ है उससे, राइट? या जो भी जी माई एसक्यूएल में PHP में इस तरह से जो भी फाइल्स पड़ी होंगी, ठीक है, तो ये उधर से उन्हें कनेक्ट कर लेगा। एक तो हम यहाँ पे पढ़ भी रहे थे कि URL वगैरह के थ्रू, तो एक ये भी अच्छा एक आपका एडिशन है कि जैम्प से हम इस तरह से कर सकते हैं। एम आई राइट? जी जी, इस तरह ही है। बस ये डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है आपके पास, जो उनके पास माइस्क्वेल के उधर पड़ा हुआ है, और आप डायरेक्टली कनेक्ट करवा के रियल टाइम इसमें क्यूरीज आप रन कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। ओके, सो चले आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना था दैट इज वेरी प्रीटी बेसिक। सो आई विल यू नो जो भी हमारे पास यहाँ पे अब जैसे सर आशिर है, आई बिलीव कि ही इज एक्सपर्ट इन इट, लाइक वो जानते हैं काफी कुछ। सो आई बिलीव कि उनके साथ अगर आप जो भी चीज़ आपको लगती है ना कि इसमें न्यू ऐड हो सकती है, सो प्लीज फील फ्री टू ऐड ड्यूरिंग द लेक्चर्स। सो आपके जो मतलब कंट्रीब्यूशन है इज वेरी वैल्यूएबल। सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। अभी हम लोगों ने क्योंकि मशीन लर्निंग के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। Let me just share my screen first. ओके, सो कल हम अब बात कर रहे थे। ओके, सो वी वर ऑन टारगेट वेरिएबल हियर।
ओके सो अपेरेंटली जो हम लोगों ने कल देखा था कि सुपरवाइजर और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में कि जो अगर हम ऑलरेडी मेरे पास डाटा है और मैं उसमें से सिंपल इंसाइट्स ले रही हूँ या मैं उसमें से फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ इन केस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, तो मैं कहती हूँ कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। लेकिन अगर मुझे उसमें क्योंकि जैसे पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश अगर मैं कर रही हूँ क्लस्टरिंग वगैरह ये सारा, तो ये आएगा अनसुपरवाइज के केस में। मजीद इसको इलेबोरेट वो करेगा यहाँ पे, तो हम इसको देखते हैं कि कैसे कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग है तो उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक, कि यानी इसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ सुपरवाइज में कि टारगेट वेरिएबल है, यहाँ पे टारगेट वेरिएबल क्या है, फ्रॉड प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इससे हट के एक एग्जांपल जेनेरिक दूँ तो फर्ज करें कि मेरे पास एक डाटा सेट है जो कि हॉस्पिटल से मैंने लिया है। ठीक, उसमें जो है उन्होंने पेशेंट्स के इस बारे में डाटा में सारा कॉलम्स बताए हुए हैं कि जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या था, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या था, बीपी क्या था, और वो हार्ट हार्ट अटैक के या हार्ट पेशेंट थे या नहीं थे, या उनको हार्ट अटैक हुआ हुआ था या नहीं हुआ था, लाइक इस तरह से कुछ। राइट, सो अगर इस तरह से कुछ मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक, तो और मैं ये देख रही हूँ कि हार्ट अटैक उनको हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक एज उसकी हो सकती है, जेंडर हो सकता है। ठीक, इसके अलावा मतलब जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है। ठीक, इस तरह से करके कुछ जो है सिम्टम्स यहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली लगा के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो डाटा में साथ साथ बताया हुआ है कि उसको हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ। ठीक, उस पेशेंट की सारे रिकॉर्ड को देखते हुए सारा रिकॉर्ड यहाँ पे। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के केस में क्या होता है कि हम पहले ही वाला एक डाटा जिसमें मुझे फर्ज करें कि मेरे पास कोई 500 पेशेंट्स का डाटा मैंने कलेक्ट किया बाय टाइम, जिसमें उनकी एज, जेंडर और सारे सिम्टम्स के ये शो हुए थे सिम्टम्स, और फिर उसके बाद कि उनको हार्ट अटैक हुआ था या नहीं हुआ था। सही, तो अब ये वाला तो मुझे डाटा है जिसमें मुझे पता है कि हार्ट अटैक। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसको देख के अब इस पे मैं अपने मॉडल को मशीन लर्निंग में ट्रेन करवाऊँ और फिर उसके बाद अगर मेरे पास कोई डाटा आता है जिसमें मैं ये वाले कॉलम्स को फीड करवाऊँ कि एज अगर फर्ज करें 40 है, जेंडर फीमेल है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है, ठीक है, फर्ज करें आउट ऑफ वन, या ये इसका शुगर लेवल है, जो भी सारे सिम्टम्स है ना यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, और फिर मैं उससे पूछूं मॉडल से, लाइक वो मुझे बताए कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है हार्ट अटैक होने की, यस और नो। ठीक है, ये अब मुझे मॉडल बताए। ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी है हार्ट अटैक की या नहीं है। सही, तो इस तरह से ये जो है ना सुपरवाइज मशीन लर्निंग थी कि इसमें मुझे टारगेट वेरिएबल मैंने हार्ट अटैक ही, ये मेरा यानी टारगेट वेरिएबल क्या है कि जो मैं प्रिडिक्ट करवा रही हूँ यहाँ पे। ठीक, तो पहले मैंने अपने डाटा सेट को मतलब कि पढ़ा दिया, ट्रेन करवा दिया कि इस तरह से ये डाटा है, ठीक है, उस पे वो सीखेगा। ठीक, और उससे साथ साथ पता चला कि अगर इस तरह से एज और ये जेंडर इस तरह के कॉम्बिनेशन सारे सिम्टम्स के होते हैं इन कॉलम्स के, तो हार्ट अटैक होता है, और अगर इस तरह के होते हैं तो नहीं होता। तो पैटर्न उसने खुद रूल्स वगैरह सारे स्टडी कर लिए। फिर उसके बाद मैं जब भी कोई ये वाले कॉलम्स दूंगी और टारगेट वेरिएबल उससे पूछूंगी, ठीक, तो मुझे बता देगा कि वेदर वो फिर ये प्रिडिक्ट करेगा। सही, तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग थी जिसमें मुझे टारगेट वेरिएबल में गिवन होता है। राइट, तो इस केस में वही एग्जांपल दे रहा है ट्रांजैक्शंस की कि फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन का डाटा कोई भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस कॉलम्स के बाद लाइक वो यहाँ पे एक टारगेट वेरिएबल है कि फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी कि क्या वो जो ट्रांजैक्शंस का ये डाटा, ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुई हुई है, ठीक है, और उनका ये रेलेवेंट डाटा हो सकता है मल्टीपल किस टाइम पे हुई है, अकाउंट किस डिवाइस से हुई है ट्रांजैक्शन, ये सारी डिटेल इसकी कॉलम्स में मौजूद है। अब इस बेस पे जब वो यहाँ पे उसको रीड ट्रेन होगा, ठीक है, वो साथ बता दे कि मैं उससे पहले मैंने प्रिडिक्ट क्या करवाना है, मेरे पास ये वेरिएबल गिवन है कि मैंने इसमें से फ्रॉड प्रोबेबिलिटी मतलब डाटा सेट से मैं सेट किया हुआ है कि मैंने फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी को डिटेक्ट करवाना है कि क्या ये पॉसिबल जो ट्रांजैक्शन है वो स्कैम है, फ्रॉड है या फिर नहीं है। सही, तो इस इसमें जो मैंने प्रिडिक्ट करवा रही हूँ ना जिस कॉलम को, जैसे इस केस में मैं फ्रॉड प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, तो ये मेरा टारगेट वेरिएबल है जिसे मैं आउटकम भी कहती हूँ। राइट, सो ये चीज़ आई होप ये कल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन अपनी स्टॉप की थी।
तो टारगेट वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल है जिसको मैं मशीन लर्निंग में प्रिडिक्ट करवा रही हूँ। जैसे यहाँ पे इस केस में ट्रांजैक्शन की फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी है। ओके, और इसी तरह से इनपुट फीचर्स क्या है, जितने भी सारा मैंने डाटा में ये कॉलम्स दिए हैं, ठीक, जिसमें कोई भी लाइक इसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है, जितने डाटा पॉइंट्स थे ना, ठीक, जिसकी बेस पे वो लर्न करेगा और फिर प्रिडिक्ट करेगा, राइट। तो डाटा वो ट्रांजेक्शंस दैट द बिजनेस कलेक्टर, ठीक है, जो बिजनेस से डाटा कलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, वो सारा जो डाटा पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि हम फीड करवा रहे हैं और ये प्रिडिक्ट करवा रहे हैं। सो इज इट क्लियर सर? आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? लाइक आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी मैम, बहुत शुक्रिया। यही है। जी, ओके। सो इसी तरह की एग्जांपल अगर आपने वो कल वाली स्लाइड जो मैंने शेयर की थी उसमें बताई देखी होगी, तो उसमें भी वो इनपुट फीचर्स की एग्जांपल दे रहा था कि ऑरेंज है अगर हमारे पास, और आपने डिटेक्ट करवाने के वेदर मतलब कि इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है कि ऑरेंज का कलर ये होता है, साइज ये होता है, वेट ही होता है, ठीक। तो इस तरह से करके जब वो डाटा, ये सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं डाटा पॉइंट्स बना के फीड करवा रही हूँ, ताकि वो डिटेक्ट करे कि वेदर इट्स जो फ्रूट है वो ऑरेंज है या नहीं है, तो वो जो डाटा पॉइंट्स मैं दे रही हूँ वो सारे वो इनपुट फीचर्स हैं, राइट। तो अब जैसे इस केस में उसने बताया कि फॉर एग्जांपल इनपुट फीचर यहाँ पे जैसे फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई पहले कोई फ्रॉड काउंट हुआ हुआ है, या टाइम ट्रांजैक्शन का टाइम क्या है, या फिर डिलेड जो है वो डिक्लाइन हुई है या नहीं हुई, ठीक है, या फिर अमाउंट कितनी थी, सही। तो इस तरह से कुछ वो जो वेरिएबल्स हैं उन पे जो है ये इनपुट फीचर्स देके तो ये प्रिडिक्ट करवा रहा है कि वेदर इट विल बी अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन और नॉट, राइट। क्योंकि अगर फर्ज करें कोई टाइम भी ऐसे जब वो लर्न करेगा तो हो सकता है कि कोई ऐसा टाइम हो जिसमें यूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली और बाकी सारी चीज़ों को देख के वो ये डिटेक्ट कर ले कि ये फ्रॉड है, ट्रांजैक्शन हो रही है और उसको स्टॉप करते हैं, राइट, टाइम पे। सो ये इनपुट फीचर्स बेसिकली ये जितने भी थे ये सारे जो कॉलम्स हैं ये फिर हमारे इनपुट फीचर्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्रॉड डिटेक्शन होगी, ठीक। सो टारगेट वेरिएबल जो है हमारा फ्रॉड, वो उसे लर्न करने के बाद इन डाटा पॉइंट से डिटेक्ट करके बता देगा, ठीक है, उसने रूल्स लर्न किए और फिर उसे प्रेडिक्ट कर देगा। अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होगा, कौन बताएगा? इसके अंदर हम इसमें लोग टारगेट वेरिएबल नहीं रखेंगे। ओके ओके, सो दैट वाज इजी, राइट, कि टारगेट वेरिएबल नहीं है, यानी हम खुद उसको नहीं बता रहे कि क्या प्रिडिक्ट करवाना है, राइट। वो खुद लर्न करेगा। और अब जैसे यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन के जो भी डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो गिवन है। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता रही कि मैंने क्या, कौन सा टारगेट वेरिएबल है, क्या चीज़ प्रिडिक्ट करवानी है, फ्रॉड प्रिडिक्ट करवाना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो अब ये सारे उसके पास सिर्फ इनपुट फीचर्स हैं जो कि डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक। और रिजल्ट अब इस केस में क्या होगा कि वो क्या करेगा, इन डाटा पॉइंट से यानी जो फीचर्स थे उनमें से लर्न करेगा खुद ही, और फिर देखेगा कि इसमें जो मतलब कि क्या पैटर्न एक चल रहा है, ठीक है, क्लस्टरिंग कर देगा उस बेसिस पे कि सारे जो मतलब सेगमेंट्स, इनको सेगमेंटेशन कर देगा कि एक जैसी प्रॉपर्टी की एक जैसे ट्रेंड जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में है, उनको एक क्लस्टर में, फिर बाकी को दूसरे इस तरह से करके जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वो ये होगा कि उसने सेगमेंटेशन या क्लस्टरिंग की होगी खुद से, ठीक। और इससे हमें क्या फायदा होता है कि अभी जैसे हम कस्टमर कस्टमर जर्नी देखेंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन देखेंगे, या फिर एनोमली डिटेक्शन है, तो वो फिर हम इजी हो जाता है इस तरह से यहाँ पे जब वो क्लस्टरिंग करता है तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा एक ऐसा डाटा पॉइंट है या जो एक पर्टिकुलर फीचर है जो कि ज़रा थोड़ा सा ट्रेंड से हटा हुआ है, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सो ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एग्जांपल एक थोड़ा सा की वर्किंग कैसे होती है।
अब मशीन लर्निंग की अगर उसने मल्टीपल बिजनेसेस है, बिकॉज इट्स रेफर टू द बिजनेस के मशीन लर्निंग बिजनेस में कहाँ पे है, तो मार्केटिंग के केस में मार्केटिंग वाली साइड पे के अगर हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं कि कितने कस्टमर्स आएंगे या कौन से कस्टमर्स नेक्स्ट मंथ आ सकते हैं, अगर हम इस तरह की प्रोडिक्शन कर रहे हैं आपके कस्टमर की जो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम वैल्यू है वो कितनी है, ठीक, तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एग्जांपल है, ठीक। लेकिन अगर मैं उसमें क्लस्टरिंग या ग्रुपिंग का कुछ आ जाता है, यानी मैं टारगेट कोई यहाँ पे तो कोई टारगेट वेरिएबल है ना कि मैं कुछ एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम वैल्यू को या फिर मैं कोई परचेज को मतलब प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, तो मेरे पास टारगेट था। लेकिन अनसुपरवाइज में इसी मार्केटिंग के केस में इस तरह से एग्जांपल हो सकती है कि मैं जो पास्ट परचेजेस थी उसकी बेस पे सेगमेंटेशन कर दूं कि कौन से कस्टमर्स जो हैं वो लोयल हैं और कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि अभी आए हैं, थोड़ी देर बाद वो या वो ऑर्डर कैंसिल कर पाएंगे, ठीक, या फिर वो लाइक ज़्यादा वो इस तरह से फीडबैक गलत देंगे, जिस तरह से भी लाइक दे कैन बी फॉल्टी कस्टमर्स। सो इस बेस पे अगर वो सेगमेंटेशन हो रही है उनके बाइंग बिहेवियर वगैरह को देख के, और हम मशीन लर्निंग का ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं कि वो पहले ही बता दे कि अगर ऐसी कोई प्रोफाइल है कस्टमर की, यहाँ रिकॉर्ड है पीछे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, फर्ज करें। तो वो जो है ना इस तरह की क्लस्टरिंग अगर यहाँ पे अगर मैं प्रिडिक्ट करवा रही हूँ तो वो तो फिर सुपरवाइज की एग्जांपल हो जाएगी, लेकिन फर्ज करें मैं प्रिडिक्ट तो यहाँ पे नहीं कर, कोई टारगेट वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, क्लस्टरिंग कर सकते हैं कि ये वाले पर्टिकुलर लॉयल कस्टमर्स हैं बेस्ड ऑन देयर बाइंग बिहेवियर, ठीक, और जो लॉयल नहीं है या जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए और उनमें जर्निंग का जो है टेंडेंसी ज्यादा है तो वो लैदा करते हैं, सही। तो इस तरह से कुछ इसमें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आ सकता है, इतना फाइनेंस में। यस। मैम ये सुपरवाइज लर्निंग में तो पता चल गया कि उसमें हम उसको डाटा दे देते हैं, इनपुट वैल्यूज भी दे देते हैं, टारगेट वैल्यूज भी दे देते हैं कि अगर ऐसे ऐसे हो तो फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा होता है कि उसको डाटा दे देते हैं, यानी इनपुट वैल्यूज दे देते हैं, टारगेट वेरिएबल नहीं देते, वो खुद ही डिसीजन करके जो है वो पता लगा लेगा कि हमें क्या चाहिए। एम आई राइट? नहीं, हाँ, देखें उसमें ना वो ये करेगा कि वो सिंपली यहाँ पे पैटर्न स्टडी करेगा, ठीक है, और वो पैटर्न देखते हुए आइडिया लगाएगा कि कौन कौन सी जो इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे इस केस में ट्रांजैक्शंस है तो कौन सी ट्रांजैक्शंस एक जैसी हैं, ठीक है, अब सारे कॉलम्स को देख के वो देखेगा कि कौन सी मिलती जुलती है, उनका एक लेता कस्टमर बना देगा। तो इसकी एक एग्जांपल हम आगे देखेंगे भी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में, तो उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी लेटर ऑन इन फर्दर स्लाइड्स। तो अभी जी फिलहाल के लिए कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में वो क्लस्टरिंग कर देता है, सेगमेंटेशन कर देता है कि ग्रुपिंग बना देगा कि एक जैसी जो कॉलम से मिलती जुलती है रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट करके, ठीक है, पैटर्न, तो वो जो है उसको उसके रहता रहता क्लस्टरिंग बना देगा कि एक क्लस्टर के अंदर ये सारी ये मिलती जुलती ट्रांजेक्शन एक जैसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी की बेस पे होंगी, ठीक, और आपस में ये डिफरेंट होंगी, राइट। जी। ओके, सो इस फाइनेंस में जैसे ट्रांजैक्शंस के केस में हमने भी देखा, यहाँ पे जो भी रेंट अगर कोई कस्टमर क्या वो प्रिडिक्ट करवाए कि वो कितना दे सकता है या नहीं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें अनसुपरवाइज में यही है कि हम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेगमेंट्स बेस पे बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स जो भी हम इनको फीचर्स दे रहे हैं उस बेस पे उनकी सेगमेंटेशन हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसमें प्रोडक्शन में जो भी फॉल्टी अगर देखें कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो फॉल्टी हैं, ठीक है, वो हम प्रिडिक्ट करवा दें, ठीक है, ये कितनी फॉल्टी हो सकती हैं बेस्ड ऑन समथिंग कि ये थोड़ा सा डिफेक्ट था, तो ये साइड प्रोडिक्शन या मशीन कौन सी है जो कि जल्दी ब्रेक होगी और उससे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इस साइड प्रोडिक्शंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में हो सकती हैं। अनसुपरवाइज्ड भी इसी केस में ये हो जाएगा कि फर्ज करें कि अनसुपरवाइज्ड में क्या होगा कि कोई सेंसर्स का डाटा है, ठीक है, मशीन सेंसर्स का, ठीक है, उसकी जो रीडिंग्स आई थी, ठीक है, उसमें वो ग्रुपिंग करे, जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, ठीक है, ग्रुपिंग करके वो आइडेंटिफाई कर देगी, क्योंकि अब फर्ज करें कि ग्रुप्स बन गए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कहीं पे भी फिट नहीं होंगे किसी भी ग्रुप के साथ, तो वो एनॉमली होगी, हमें पता चल जाएगा कि इसका वो जो ट्रेंड है या पैटर्न है वो किसी पे भी कहीं से दूसरी जगह से मैच नहीं करता, यानी पैटर्न से हट के कोई वैल्यू या डाटा पॉइंट्स इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक, तो एनोमली है, सही। तो इस तरह से जो भी मान फंक्शन वगैरह अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में कहीं है तो वो इस तरह से सेंसर डाटा के ऊपर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग लगा के एनोमलीज डिटेक्शन हो सकती है, राइट। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में भी लाइक जो भी
डिलीवरी की अगर हम देखेंगे पार्सल कब तक डिलीवर हो जाएगा, फास्टेस्ट रूट कौन सा आइडेंटिफाई करवाना हो डाटा के बेस पे सारा। तो ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये जस्ट एक यूज़ केसेस थे बिजनेस साइड पर। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसमें मजीद अपडेट्स आ रही हैं। तो जॉब रोल्स एंड टेक्नोलॉजी, आई गेस दिस इज नॉट समथिंग टू डिग फर्दर। हाँ जी, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि जॉब रोल्स अगर हम देखें तो ज़्यादा अगर कलेक्शन, अगर डाटा कलेक्शन की बात की जाए तो डाटा कलेक्शन में ज़्यादा जो बिजनेस ओनर्स वगैरह या जो भी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स हैं वो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। या एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा या वो कहीं से लाइक उन्होंने जो है अपने अगर नहीं दिया तो कहीं सर्वे बेस्ड होगा जिस तरह से डाटा कलेक्टेड हो। और डाटा इंजीनियर्स का काम ज़्यादा ये है कि हाउ दे आर गोइंग टू स्टोर दैट डाटा एंड फिर उसके बाद प्रिपेयर करने का जो काम है वो ज़्यादा फिर डाटा एनालिस्ट या डाटा इंजीनियर्स करते हैं, जिसमें वो उसकी सारी क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, डाटा रैंगलिंग, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे स्टेज में हो रही होती हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस जो है वो अब उसमें डाटा एनालिसिस और डाटा साइंटिस्ट दोनों है। ठीक है। लेकिन डाटा साइंटिस्ट का काम, डाटा एनालिस्ट का काम सिर्फ एनालिसिस तक खत्म होता है, लेकिन जो डाटा साइंटिस्ट है बेसिकली उसने प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग में सारा जो है जिसमें मॉडल डिप्लॉयमेंट तक एंड तक जाता है, और फिर उसके बाद A/B टेस्टिंग वगैरह लाइक ये इस चीज़ में ये प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग के फेज में डाटा साइंटिस्ट का काम ज़्यादा है। ठीक है। उसमें डाटा एनालिस्ट का काम सिर्फ एनालिसिस तक खत्म हो जाता है। फिर उसके अलावा साथ इसका ML इंजीनियर जो मशीन लर्निंग के इंजीनियर्स हैं वो, और उनका काम प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग और मशीन लर्निंग की जो प्रोडक्शन साइड पे लाइक उनके प्रैक्टिकल लेटर ऑन एप्लीकेशन जब वहाँ जा भेजनी होती है और करवानी होती है तो उसमें मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आते हैं फिर ऑन द टॉप, राइट, जो मेजर एंड पे जो काम कंप्लीट करेंगे। ठीक। सो एक वर्क फ्लो है। यस। इसमें भी ये प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग क्या है, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। तो नीचे वाला सारा पड़ा हुआ है, कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा, प्रिपरेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, ये इधर तक तो हमें सब पड़ा हुआ है। ओके। सो ये हम लोगों ने कल देखा था कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग में। तो कौन बताएगा? इसकी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्लाइड, हाँ जी सर आदिल, कैन यू टेल? यस मैम, इसमें हम जो मॉडल बना रहे होते हैं एंड पे सारा कुछ करके उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं इस फेस में, ओके। ताकि सो ये यस। पता चल सके कि मॉडल कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, सारी चीजें। यस, थैंक यू। सो ये हमने कल देखा था कि हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है। तो इसमें A/B टेस्टिंग भी बहुत ही, एक तो ये कि हम इंटरप्रेटेबल सिंपल मॉडल्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है। और साथ A/B टेस्टिंग कर रहे होते हैं। A/B टेस्टिंग इज समथिंग लाइक जो हमने पढ़ी भी हुई है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कल भी कि आप फर्ज करें, आप अभी आपको नहीं आइडिया कि एक एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हैं। ठीक। तो वो क्या उसका फायदा भी होगा कि आप उसको उसके ऊपर पहले खर्चा करें उसके एडवर्टाइजमेंट को मजीद आगे लाइक लेके आने में। और आप अगर फर्ज करें बाई बिहेवियर एक देखना है। ठीक है। अपने उसने इंसाइट लेने के लिए कि क्या एडवर्टाइजमेंट्स लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है सेल्स पे या नहीं। ठीक। तो वो क्या करें, कंपनी वाले अपनी वेबसाइट के एक वेबसाइट का वर्जन ये हो कि उसमें कंपनी बिल्कुल टॉप पे बैनर लगा दे एडवर्टीजमेंट का, डिस्काउंट का। ठीक है। सेल्स का कि डिस्काउंट है इतने परसेंट। और उसको कुछ उस एरिया के कुछ लोगों पे मतलब सैंपल में वो एडवर्टीजमेंट्स के साथ जो जो डिस्काउंट लगाया हुआ उसके साथ वेबसाइट शो कराएं, और सेम वही वेबसाइट है लेकिन उसमें जो डिस्काउंट का बैनर है एडवर्टीजमेंट का वो नहीं लगा हुआ और वो कुछ लोगों को वो शो करवाएं। ठीक है। तो फिर देखें कि क्या उनमें कौन सा ग्रुप था जिसमें जो है वो बाइंग बिहेवियर कैसा रहा, लाइक जो जिन लोगों ने सेल का वो डिस्काउंट का एडवर्टाइजमेंट देखा था जिस ग्रुप ने, क्या उन्होंने परचेजिंग ज्यादा की है, या जिनको नहीं था दिखा वेबसाइट के टॉप पे वो वाला जिनको नहीं दिखाया था, हम लोगों ने शो नहीं कराई थी एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने सेल ज्यादा की है। तो हम उससे ये बाइंग बिहेवियर का अंदाजा लगा लें कि इन दोनों ग्रुप्स में जो यानी करके A/B टेस्टिंग करके कि मैंने एक चीज एक ग्रुप में दिखाई दूसरे में नहीं दिखाई। ठीक है। और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है कि मैंने इस तरह से सैम्पलिंग की। ठीक है। तो वो
उसके बाद जो मतलब मैं बाइंग बिहेवियर या कोई भी इंसाइट ले रही हूँ तो ये इस चीज़ ये सिंपल सी ये भी टेस्टिंग है, ठीक है। तो वो वाला भी सारा प्रोसेस इसमें आता है, ठीक है। और मॉडल की डिप्लॉयमेंट और एंड टू एंड जितना भी लाइक थोड़ा सा काम है वो सारा ये प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग एमएल मशीन लर्निंग मॉडल में आ रहा होता है। Got it? थैंक यू। Okay. आई होप ए बी टेस्टिंग वगैरह क्लियर होगी। वैसे इट इज अ सिंपल थिंग, राइट। सो वो नाम से जैसे पता चल रहा है ए और बी दो बुक्स बना के एक में कोई भी जो आप चीज टेस्ट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट करके प्रोडक्ट है और आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक को एक पे अप्लाई कर दें, दूसरे पे ना करें, और फिर दोनों का डिफरेंस देख लें जो भी रिजल्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं। ओके सो ये टीम स्ट्रक्चर और कंपैरिजन है। इसमें सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज और हाइब्रिड की बात हुई भी है, ठीक है। कि डाटा फंक्शन अगर एक सेंट्रल टीम संभाल रही है, सेंट्रलाइज है जैसे स्मॉल कंपनीज वगैरह में हो रहा होता है, और इसमें डिसेंट्रलाइज के केस में जो हर बिजनेस यूनिट है फॉर एग्जाम्पल जितने भी छोटे छोटे उसमें बड़ी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो हर डिपार्टमेंट के अपना डाटा फंक्शन है, ठीक है। और फिर दे कंबाइन टुगेदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना हाइब्रिड का हमारा आता है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मतलब जैसे हाइब्रिड का बात पता चल रहा है कि नाम से कि वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के दरमियान की कोई टीम स्ट्रक्चर है, सही। और इसमें क्या है कि बेसिकली क्या चीज़ है कि कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज हैं कुछ नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जो हमने लास्ट पे देखा था एंड पे डाटा कलेक्शन में जिनका रोल होता है, ठीक है। इस तरह से जो डेफिनेशन मेथड्स हैं टूल्स के जो हैं चीज़ें वो सेंट्रलाइज हैं कि वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे जितने भी डाटा सेंटर्स हैं वो सारे इकट्ठे यूज़ करेंगे एक ही, ठीक है। और सेंट्रलाइज एक सेंट्रल हब बना के वहाँ पे सारा इकट्ठा होगा स्टोर, लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग है वो हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग कर लेगा तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। तो इस तरह से ये हाइब्रिड टीम का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सही। तो इट्स जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली गो थ्रू दैट। अब हमने जब मशीन लर्निंग में हम टाइप्स देख रहे थे कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, तो उसमें जिसकी पुरानी निकाली है ये वाली। ओके उसमें ये दो चीज़ें हैं, प्रिडिक्शन और इन्फ्रेंस। बेसिकली इन इन दोनों ये दो जो मॉडल्स हैं ये टाइप्स बेसिकली आती हैं कि इन्फ्रेंस बेस्ड मॉडल्स हैं या फिर प्रिडिक्शन बेस्ड मॉडल्स हैं, सही। तो इन्फ्रेंस बेस्ड या कैजुअल मॉडल्स जो है उनका बेसिकली काम ये है कि उन्होंने ज़्यादा वाई क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना होता है कि अगर कोई पैटर्न या बिहेवियर शो हो रहा है तो उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, राइट। या फर्ज करें जैसे कि किसी वेबसाइट पे अनसब्सक्राइब ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कोई विजिटर लाइक आता है सब्सक्राइब करता है तो अनसब्सक्राइब कर रहा है विद इन 1 मंथ। तो अब जो इन्फ्लुएंस बेस्ड मॉडल्स हैं उनका काम ये कि दे वो डिटेक्ट कि कौन सा ऐसी फैक्टर है जिसकी वजह से वो अनसब्सक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो ये काम ज्यादा इन्फ्लुएंस बेस्ड मॉडल्स करते हैं, ठीक है। और ये इंटरप्रेटेबल होते हैं। जब हम कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस जो फोकस मॉडल्स हैं वो इंटरप्रेटेबल हैं, सो इसका क्या मतलब है। चेंजिंग कर सकते हैं कमांड्स वगैरह, इसको कमांड वगैरह चेंज कर सकते हैं इसमें। ओके और एनीवन एल्स। इंटरप्रेट का वैसे जनरल मतलब तो ट्रांसलेशन का होता है, अब यहाँ किस सेंस में यूज हुआ है? ओके सो बेसिकली इंटरप्रेटेबल का मतलब ये है कि इसमें जो भी वर्किंग हो रही है ना मॉडल के अंदर, ठीक है, जब वो सारा लर्न कर रहा है पैटर्न को और फिर उसके बाद कैसे वो प्रिडिक्ट कर रहा है जो मॉडल के अंदर अपनी वो सारा वर्क हो रहा है ना वो सारा हमें इंटरप्रेटेबल है, मतलब हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो वेरिएबल्स को लेके जा रहा है अपने अंदर और कैसे वो सारी मैथमेटिकल जितनी भी इक्वेशंस हैं रिलेशनशिप्स हैं, बेसिकली इस एल्गोरिथम इज सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, राइट। तो कहाँ कैसे काम हो रहा है तो सारा इंटरप्रेटेबल है, राइट। हमें वो अंडरस्टैंडेबल है कि मॉडल कैसे वर्क करेगा, ठीक, और कैसे प्रिडिक्ट करेगा। लेकिन ये जो इन्फ्रेंस बेस्ड जितने भी हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं ये एक्यूरेसी में कम होते हैं, ठीक। और इनकी जो प्रिडिक्शन है वो यानी जो प्रिडिक्शन ये करेंगे ना वो कम जो प्रिडिक्शन सॉरी लेस एक्यूरेट दैन प्रिडिक्शन मॉडल्स, यानी जो ये इन्होंने प्रिडिक्शन ही करनी इन्होंने इनसाइट देनी होती है तो जो भी इनसाइट वो देंगे वो प्रिडिक्शन मॉडल से कम एक्यूरेट होती है क्योंकि ये ज़रा सिंपलर वर्जन है।
ठीक है, तो ये सिंपल है, तो इंटरप्रेटेबल तो है, लेकिन ये प्रिडिक्ट फिर इतनी एक्यूरेसी से नहीं करते। सॉरी, प्रिडिक्ट का वर्ड नहीं, लाइक लाइक ये जो भी मॉडल में जो भी हमें इंसाइट्स देंगे वो इतनी एक्यूरेट नहीं, इन्फेरेंस जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन मॉडल्स की अगर बात करूँ तो उसमें क्या है कि प्रिडिक्शन, क्योंकि सिर्फ जो मेन गोल इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक, तो इसमें ज़्यादा वो प्रिडिक्ट जैसे करेगा। एक तो ये था कि मैंने ये फैक्टर को निकाला, इनसाइट निकाली इन्फ्लुएंस मॉडल से कि अनसब्सक्रिप्शन को क्यों हो रही है, कौन सा ऐसा हो सकता है कि वेबसाइट का जो यूआई जो डिज़ाइन है लाइक वो इतना अच्छा नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उनको यूज़ ही नहीं करना आ रहा, या फिर वो ईमेल्स का जो न्यूज़लेटर है वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, वो इरेलीवेंट है, तो इसलिए वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक। लेकिन प्रिडिक्शन में मैं ये देख बता रहे होगे, प्रिडिक्शन मॉडल ये बताएगा कि कितने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अगले मंथ कितने जो है ना वो अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, ठीक है, या कितने जो वो अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हाउ मच की ज्यादा कि हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक। या फिर हम ये बता सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर है क्या ये सब जो है वो कुछ अगले महीने अनसब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा, ठीक। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आइदर वो न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल है, हम उसको प्रिडिक्ट करवाएं अगर, सो प्रिडिक्शन मॉडल के अंदर आती है, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से, सो दैट्स व्हाई ये इनकी जो प्रिडिक्शन है, मतलब ये जो इंटरप्रिटेबिलिटी है, लाइक इंटरप्रिटेशन इनकी इजी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए ब्लैक बॉक्स का वर्ड यूज होता है कि ब्लैक बॉक्स है कि जिसमें जिसमें हम वेरिएबल्स डाल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है, और वो आउटपुट एक्यूरेट भी है एज कम्पेयर टू इन्फ्रेंस मॉडल्स, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा अचीव होती है, ठीक। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रिडिक्शन बेस्ड जो मॉडल्स हैं वो ज़्यादा लाइक उनकी वो इंटरप्रेटेबल नहीं है बिकॉज कॉम्प्लेक्स, लेकिन इन्फ्रेंस मॉडल से ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक। अब जैसे इससे कुछ एग्जांपल्स से इसको एलाबोरेट जैसे मैंने किया था वैसे इसमें भी किया हुआ है कि फ्रॉड के ड्राइवर्स अगर देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रॉड, कौन से कॉलम्स हैं ज़्यादा लिंक है फ्रॉड से, ठीक, तो ये इन्फ्लुएंस है कि मैं देख रही हूँ कि क्या एग्जिस्टिंग डाटा में से ही मैं देख रही हूँ कि क्या रीजंस है, मैं वो फाइंड आउट कर दूँ। लेकिन अगर एक्सक्यूज मैं, मी मैम, यस, मैम इन प्रिंसिपल वर्ड्स इन्फेरेंस को हम अनसुपरवाइज्ड नहीं मशीन नहीं, लर्निंग और प्रिडिक्शन को सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कह सकते हैं। नो, तो मैम काम तो ऐसे ही हो रहा है ना, इसमें अनसुपरवाइज्ड इंफेरेंस पे वो खुद ही जो है वो डिसाइड कर रहा है कि ओके, क्या सो इंसाइट आ रही है। हम्म, तो अगर हमने पढ़ा था पहले कि अगर हम इनसाइट्स निकाल रहे हैं या हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, दोनों सुपरवाइज्ड ही हैं। अगर वो क्लस्टरिंग कर रहा है पैटर्न को देख के, कैटेगराइज कर रहा है, सेगमेंटेशंस कर रहा है, फिर वो अनसुपरवाइज्ड है, राइट, उसमें अनसुपरवाइज्ड के केस में ये हो रहा होता है। तो ये जो है ना बेसिकली ये दो कैटेगरीज, ये जो है प्रिडिक्शन और इन्फ्लुएंस, इसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा मॉडल है, चाहे क्लासिफिकेशन का है या रिग्रेशन का है, वो भी हम देखते हैं आगे। तो ये जनरलाइज उनके जो नेम्स है ना ये है कि इन्फ्लुएंस मॉडल होता है या प्रिडिक्शन मॉडल होता है, ठीक। तो जो ये दोनों ही बेसिकली जो एग्जांपल्स हैं वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की ही हैं, क्योंकि इनमें टारगेट वेरिएबल है। अगर मैं एक ये एग्जांपल है कि मुझे देखना है कि फ्रॉड के मेन ड्राइवर्स क्या हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी मेन ड्राइवर अगर कोई प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, सही, या फिर मैं प्रिडिक्शन में ये देख रही हूँ कि कौन सी ट्रांजैक्शन इज लाइकली अ फ्रॉडुलेंट, तो इसमें मैं फ्रॉड जो है ना इसका टारगेट वेरिएबल है कि फ्रॉड है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है येस और नो में, ठीक है, ये एक मेरा ये टारगेट वेरिएबल था इस केस में, प्रिडिक्शन के केस में, तो टारगेट वेरिएबल तो यहाँ पे भी है और टारगेट वेरिएबल यहाँ पे भी है, जो भी मैं लाइक मेन ड्राइवर यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ठीक। तो इस जी तरह के मैम। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो वी कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम, लेकिन अभी टाइम नहीं है, सो तो इस तरह से लाइक अनसुपरवाइज में ये एक सिंपली टारगेट वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन हाँ इन्फ्लुएंस और प्रिडिक्शन मॉडल्स की जो हम आपस में कंपैरिजन देख रहे हैं, ये दोनों सुपरवाइज के अंडर आती हैं, और कैसे ये इन्फ्लुएंस लाइक वो किस क्यों कहाँ से ये बिल्डअप कर रही है, बेसिकली आगे रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास मॉडल्स हैं जो कि सुपरवाइज में यूज होते हैं, तो ये उसको
को आगे बताएगा, ठीक है। तो उस पे बेसिकली ये जो टॉपिक कर रहा है वो इसके लिए कर रहा है। तो टारगेट वेरिएबल हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं कि इनपुट फीचर्स क्या होती है, ये इनके जो मॉडल्स हम यूज करते हैं, इन्फ्रेंस या प्रिडिक्शन। तो इसमें ये दो चीजें हैं, ठीक है। इन दोनों मॉडल्स के लिए, बेशक वो इन्फ्रेंस है या प्रिडिक्शन मॉडल है, ठीक, तो उसके लिए इनपुट फीचर्स और टारगेट वेरिएबल्स होंगे, राइट। तो डाटा पॉइंट्स के इनपुट फीचर्स यूज करके हम टारगेट वेरिएबल बता रहा होगा। अब जो इन्फ्रेंस बेस्ड है, जैसे उसमें बता रहे थे कि इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो फ्रॉड जो है इन्फ्लुएंस करेगा, इनमें से कौन सा फैक्टर। लेकिन प्रिडिक्शन बेस में वही देखेगा कि कौन से मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इन सारी डाटा के बेस पे कि फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये प्रिडिक्शन और इसका था, और थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि जैसे मैं बता रही थी कि इसमें जैसे इन्फ्रेंस का दूसरा नेम भी कैजुअल मॉडल्स है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस मॉडल्स, ये कैजुअल मॉडल्स, ये कॉजुअलिटी को रेट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये बताएंगे ये कि कौन से सर्टेन एक्शंस हैं जिसकी वजह से कोई आउटकम हमारा जो है इंटरेस्ट को वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक। या फिर ज़्यादातर ये वाई के नोट के क्वेश्चन होते हैं एनालिसिस में, ठीक। और इनका क्योंकि मॉडल्स जो हैं इन्फ्रेंस या कैजुअल जो मॉडल्स हैं, ये बेसिकली मॉडल की जो इंटरप्रिटेशन है उस पर ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है कि एक्यूरेसी कम आती है एज कम्पेयर टू प्रिडिक्शन मॉडल्स। ओके, सो बेसिकली उसने जो भी ऑब्जर्व डाटा था उसकी बेस पे पैटर्न ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद उसने जो भी कंक्लूजन है वो ड्रा कर दिया। अब जो यहाँ पे डाटा है, लाइक वो दो तरह से हो सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एंड ट्रान, अच्छा, इसमें एक्सपेरिमेंट वर्सेस ऑब्जर्वेशन का उसने बताया हुआ है। और बेसिकली जब भी यहाँ पे कोई भी डाटा एनालिसिस में जो बेसिक जो इनका फर्स्ट जो प्राइम इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन ही, ठीक। जो प्राइम इनके जो मेन मकसद होता है वो ये है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा, ठीक है, जो परफेक्ट सिनेरियोज है। लेकिन हर दफ़ा जब फर्ज करें कि काम करते हुए इट्स नॉट पॉसिबल कि हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, वो से ऐसी हो सकता है कि कोई एथिकल लाइक रीज़न हो या फिर पोस्ट रीज़न हो, ठीक। तो हम उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना कर सकें। तो उस केस में फिर हम ऑब्जर्वेशनल जो डाटा है उसी उसी को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई केमिकल है उसका एक्सपोजर देखना है, ठीक है, कि ह्यूमन की जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर उस केमिकल का एक्सपोजर कैसा है, ठीक है। लेकिन वो केमिकल ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करना ही इलीगल है, ठीक। तो क्या होगा कि वो जो कैजुअल मॉडल है, तो उसने तो डाटा लेना है, ठीक है, गूगल से, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इस कैजुअल मॉडल में उसने वो डाटा जो है वो एक्सपेरिमेंटल नहीं लेके आएगा, वो ऑब्जर्वेशनल डाटा के हो सकते हैं कि कुछ लोग बाय एक्सीडेंट उस केमिकल से एक्सपोज हुए हो। वो जो केमिकल से एक्सपोज हो गए थे बाय एक्सीडेंट, कि आपने खुद इंटेंशनली नहीं किया कुछ भी एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वो बाय एक्सीडेंट, तो उनका डाटा लिया और जो एक्सपोज नहीं हुए हुए उनका डाटा लिया और आपस में कंपेयर करके जो हमारे पास जो इन्फ्रेंस मॉडल्स हैं, वो कैजुअल मॉडल्स जो हैं वो फिर लर्न कर लेंगे और प्रिडिक्ट करवा सकेंगे कि इसका क्या पॉसिबल इन्फ्लुएंस है, ठीक। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हम परफॉर्म नहीं कर सकते तो उसमें भी ये वाले मॉडल्स अप्लाई होते हैं। कोई भी डाटा फिर हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड लेके उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो एक ये चीज़ थी। और ओके, सो इन्फ्रेंस बेस्ड मॉडल में अगेन उसने एग्जांपल दिया है, दिस इज लाइक बेसिक्स में ज़्यादा है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है हमें करने की। हाँ, एक इन्फ्रेंस मॉडल्स में ये एक एग्जांपल थोड़ी सी ये चीज़ बता सकती हूँ कि जैसे यहाँ पे उसने क्या किया इन्फ्रेंस में, उसने लास्ट मंथ जो भी कस्टमर का बिहेवियर था, कस्टमर का डाटा था, और उससे उसने प्रिडिक्ट करवाया हुआ है कि मतलब कि नेक्स्ट मंथ की ये डाटा पॉइंट्स लेके कि नेक्स्ट मंथ का स्पेंड कितना हो सकता है। लेकिन इसने ये लर्निंग इन्फ्रेंस दी है, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो दूसरी जो रिग्रेशन, अच्छा, इन्फ्रेंस जो मॉडल्स है ना, इसमें एक चीज़ ये थी कि इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्म में आउटपुट आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, राइट। इस तरह से आपको आउटपुट मिल रहा होगा, क्योंकि जैसे इन्फ्रेंस जो आप
रिग्रेशन बेस्ड मॉडल्स यूज करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और इसमें जो वैल्यू आती है ये बेसिकली बता रही होती है कि कितनी आपकी जो लेवल की प्रिडिक्शन है एक्यूरेट है। जैसे कि जितनी ज्यादा यहाँ पे वैल्यू है। यस। मुझे ये पूछना था कि ये जो है लर्निंग और ऊपर जो लर्निंग लिखा हुआ आ रहा है और दूसरा लफ्ज आ रहा है टीचिंग, सॉरी वो क्या आ रहा है, इससे ऊपर भी आ रहा है ओके ट्रेनिंग, हाँ, सॉरी अच्छा अच्छा, ये लेट वर्ड मी भी, जस्ट एक्सप्लेन। यस यस। ये हाँ, वर्ड ये मुझे बहुत ज़्यादा, एक्सप्लेन कर दीजिए। जी। हाँ, ओके, सो यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने ये कहना था कि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग में यूज होते हैं तो पता नहीं चलता इनका, तो एज ए बेसिक स्टूडेंट्स तो अगर काइंडली ये भी हमें एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये वाकई में ये मुझसे स्किप हो गया, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने देखा नहीं कि हेडिंग में इन्होंने ये बात की हुई है, मुझे लगा जस्ट एग्जांपल ही दोबारा रिपीट करें। ओके, सो बेसिकली ये बाकी अगर आप में से किसी ने पहले मशीन लर्निंग किए हुए हैं तो हमें पता है कि हम 80-20 से डाटा स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा ये पड़ा हो, ठीक है, ये एग्जांपल एक दे रहा है कि डाटा मेरे पास ये है, तो इसमें से सारा डाटा मतलब मैं यूज नहीं करूंगी कि मेरे पास लास्ट मंथ रिसेंट, तभी कस्टमर का बाइंग बिहेवियर ये बता रहा है कि पिछले महीने उसने कितना स्पेंड किया, लास्ट टाइम कब उसने, रिसेंसी इन डेज कि कितने दिन पहले परचेज किया, ठीक है। लास्ट उसकी परचेज कितने दिन पहले थी, 20 दिन पहले, एक दिन पहले 55, एवरेज कार्ट वैल्यू कितनी थी, और स्टोर कितने एक साल में वो विजिट करता है, ठीक है। कस्टमर्स का डाटा, कस्टमर का डाटा हर दिया हुआ है, और इस बेस पे वो ये प्रिडिक्ट करवाए कि अगले महीने कितना खर्च कर सकता है वो कस्टमर, ठीक है। यानी अगले महीने जब वो विजिट करेगा तो इतनी वो इतना खर्च कर लेगा, ठीक है। तो हमें हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर ऐसा कुछ एनालाइज करवाना है किसी स्टोर ने, तो वो क्या करेगा कि ये डाटा जो है उसकी टेस्ट ट्रेन स्प्लिटिंग होती है कि जितना डाटा है वो सारे को ट्रेनिंग नहीं देता, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है, हमें पता है कि हमने जो डाटा दिया है, ठीक, उस पे उसने जितने लर्न करना है। और फिर अब लर्निंग में तो मैं साथ टारगेट वेरिएबल भी उसको पकड़ा देती हूँ, ठीक है, कि ट्रेन होते हुए, ठीक है, टारगेट वेरिएबल में साथ दे के बता देती हूँ कि ताकि वो लर्न कर ले कि अच्छा अगर लास्ट स्पेंड इतना हो, रिसेंट डेज इतने हो, स्टोर विजिट इतने हो, ये सारी, तो फिर इतना बनता है नेक्स्ट स्पेंड, ठीक है, इतना होता है यूजली। और बाकी भी सारे कस्टमर्स की तरह से बारी बारी देके एक पैटर्न स्टडी कर ले कि अच्छा जो एक ट्रेनिंग डाटा है उसमें मतलब मैं सारे से साथ साथ सीखने के लिए दे रही हूँ वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू भी कि असल में इतनी वैल्यू थी, ठीक है। अब उसके बाद टेस्टिंग में मैं क्या करूंगी कि फिर मैं ये वाली वैल्यू साथ जो नेक्स्ट मंथ की स्पेंड है ना, ये उसको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने टारगेट वेरिएबल है मेरा, ये मैंने उससे प्रिडिक्ट करवाना है। तो पहले सीखने के लिए तो मैंने उसे दे दिया ट्रेनिंग में, लेकिन टेस्टिंग में मैं फिर वो निकाल दूंगी, और क्योंकि वो मुझे प्रिडिक्ट करवाना है तो उसमें मैं वो प्रिडिक्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो 80-20 का बेसिकली ये रूल होता है कि जो डाटा सेट है मेरे पास, फर्ज करें 100 रोज है, तो इसमें से 80 रोज मैं निकाल लूंगी जिसमें टारगेट वेरिएबल के साथ दे के मैं लर्न करवाऊंगी ट्रेनिंग में। लेकिन जो 20 रोज हैं वो मैं अब उसमें से प्रिडिक्ट करवाने के लिए रख दूंगी, जिसमें मैं टारगेट वेरिएबल यानी जो इसका डाटा है ये मैं नहीं दूंगी उसे। और मैं लाइक वो कोई भी फर्ज करें अब उसमें रिसेंट डेज की कोई इन्फॉर्मेशन, या लास्ट मंथ की फर्ज करें कि अगर $100 खर्च किया 10 दिन पहले आया, एवरेज कार्ड वैल्यू कोई 300 है, और स्टोर विजिट कोई 10 है, तो फिर अब मुझे बताओ कि इसका जो अगले महीने इस तरह का कस्टमर कितना स्पेंड कर सकता है, इस तरह की जो। यस, तो ये वाले जो है टेस्टिंग में आ जाएगा। जी मैम, ये पूछना चाहता हूँ कि ये हम्म। लर्निंग को ही आप टेस्टिंग कह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, ये अच्छा, ये लर्निंग जो है वो ट्रेनिंग ही है कि उसमें असल में उसने स्लाइड ये न्यू बना के बताया हुआ है कि असल में वो लर्न कर रहा है। ये जो बात मैंने ऊपर बता दी है ना कि इन सारी वैल्यूज को लेके वो यहाँ पे लर्न कर रहा है, वो फिर देख रहा है कि अच्छा अगर इस तरह से सारे ये कॉम्बिनेशन हो तो कुछ इस तरह से जो है ना हमारे पास अगले मंथ की प्रोडिक्शन आएगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ वो लर्न ये कर रहा है। ये अच्छा, यानी क्या मतलब वो 80% जो डाटा दिया है ट्रेनिंग में, हम्म। ट्रेनिंग के लिए, उससे वो लर्न कर रहा है, ये उसकी यस। उसी पिछले जो साइड की कंटिन्यूएशन है। हाँ जी, ये उसी की अभी कंटिन्यूएशन है कि वो टेस्टिंग, लर्निंग कर। जी। ठीक। फिर लेटर ऑन उसके बाद वो जो है ना उसकी टेस्टिंग होगी कि वो 20% जो हमने रखा था ना, ठीक है, उस पर फिर हम से प्रिडिक्ट करवाएंगे कि बताओ कि अब ये वाली अगर न्यू कॉम्बिनेशंस आए हैं तो अब उस बेस पे बताए, ठीक है, प्रिडिक्शन करके। और फिर इसकी जो हमें आउटपुट आती है ना वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास
रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। यूजली क्योंकि सुपरवाइज में प्रिडिक्शन अगर बेस्ड हो तो वो ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटा हो तो रिग्रेशन वाले मॉडल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन मॉडल लीनियर रिग्रेशन या मल्टी जो भी हम यूज करना चाहें, मल्टी लीनियर जो भी, तो वो हम देखेंगे कि किस बेस पे हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं। अभी के लिए फिलहाल कोफिशिएंट का कुछ इस तरह से इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या है, किसी को आइडिया है इस चीज़ का? सो बेसिकली ये बताएगी, ये वैल्यू बताती है कि अब इसमें से हर उसने कैसे किस तरह से आउटपुट दिया है, हर कॉलम के अगेंस्ट उसने रिग्रेशन कोफिशिएंट बताया है। तो ये बता रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट कि ये वाला जो कॉलम था, ये वाला जो वेरिएबल था, ये हमारी जो प्रिडिक्शन का जो कॉलम था कि नेक्स्ट मंथ में कितना बाइंग, वो कितने डॉलर्स वो नेक्स्ट परचेज मतलब कि वो खर्च करेगा, ठीक है, स्पेंड कितना होगा। तो ये उसके लिए हर ये जो वेरिएबल है ये कितना अफेक्ट कर रहा है हमारे टारगेट वेरिएबल के ऊपर। सो ये जितना ज़्यादा रिग्रेशन कोफिशिएंट है तो इसका मतलब ये है कि उतना ही ये हमारे जो टारगेट वेरिएबल था उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ये वाला कि लास्ट मंथ कितना स्पेंड किया था। तो माइनस में है तो इसका मतलब है कि सबसे कम इसका इन्फ्लुएंस है हमारे टारगेट वेरिएबल पे। और अगर मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूँ ये 0.58 को, तो ये कैसे, मतलब ये तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये बता क्या रहे हैं हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये हमें बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉलम का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे टारगेट वेरिएबल पे। और दूसरा ये कि 0.58 का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा इसको जनरलाइज में उसने इंटरप्रेट किया है कि अगर मुझे देखना है कि जो $1 इंक्रीमेंट लास्ट मंथ अगर उसने किसी ने $1 ज्यादा खर्च किया किसी कस्टमर ने, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने वो लाइक $0.58 यानी इतना जरूर खर्च करेगा अगले महीने, ठीक है। या फिर इसको कंपेयर करके ये बताएं कि अगर किसी कस्टमर ने दूसरे कस्टमर से, लाइक दो कस्टमर्स हैं और एक कस्टमर ने $1 अगर ज्यादा खर्च किया ना दूसरे कस्टमर की निस्बत, तो अगले महीने वो $0.58 ज्यादा खर्च करेगा उस कस्टमर की निस्बत जिसने पिछले महीने $1 कम खर्च किया था। सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस, राइट। तो इस तरह से लाइक वो एक आइडिया मिल सकता है प्रिडिक्शन में कि हमें आइडिया हो रहा है कि इस तरह से इतने एक्सटेंट तक का डिफरेंस है दो कस्टमर्स का, कि अगर $1 का देखा जाए इसको जनरलाइज में उसने किया कि अगर $1 ज्यादा किसी ने दूसरे कस्टमर से स्पेंड किया ना अगर पिछले महीने, तो अगले महीने वो 0.58 ज्यादा स्पेंड करेगा दूसरे कस्टमर से। तो मेजर ये है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है हमें बता रही है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है टारगेट वेरिएबल पे। सो ये ओके, सो वो था इन्फ्लुएंस का। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिडिक्शन मॉडल्स कैसे हैं, ठीक है, काम करते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन में हमने देखा था कि सुपरवाइज मॉडल्स के जैसे मैं बता रही थी कि हम अगर कोई भी टाइप या क्लास प्रिडिक्ट करवाते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन है यानी उसमें कैटेगरी है, ठीक है। और अगर वो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, जैसे ऊपर में वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करवा रही थी ना कि कितने नंबर ऑफ डॉलर्स वो अगले महीने स्पेंड करेंगे, तो रिग्रेशन की एग्जांपल थी। तो तभी हमने उसका जो मैट्रिक भी वैल्यू हमें जो आउटपुट मिली वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मिले, ठीक है, जो हमने अभी 0.58 का देखा भी था इंटरप्रेट करके। लेकिन अगर फर्स्ट कहीं क्लासिफिकेशन की क्या एग्जाम्पल हो सकती है कि मैं ये प्रिडिक्ट करवाऊँ कि क्या वो ट्रांजेक्शन फ्रॉड है या नहीं, यानी दो कैटेगरीज आ गई, यस या नो। ओके चलो ठीक है। इट वाज अ प्रीटी बेसिक वन, लेकिन आई होप कि जिनको पहले से पता था उनकी थोड़ी सी रिवीजन हो गई है और बाकियों को कुछ न्यू मिला होगा। एनी हाउ यहाँ तक रखते हैं फिर अभी के लिए। और कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और मैं कल में भी वाइट बोर्ड पे सारे जो मॉडल्स हैं ना मशीन लर्निंग के उनको एक दफ़ा शायद हम पहले ओवरव्यू देख देते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे इसको अप्लाई करते हैं। Alright then, Allah Hafiz. आपको आपको